आपको सीधे लिए चलते हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भंडारी कौन है, इनके संबंध किससे किससे हैं, ये भी आना चाहिए। और मैं पत्रकारों से आग्रह करूंगा कि जरा संजय भंडारी के संबंधों की खोजबीन आप करिए। ये भागे हुए हैं, हमारी सरकार की एजेंसी इनको खोज रही है, ये भागे हुए हैं। लेकिन ये संजय भंडारी का पिछली सरकार के बड़े बड़े परिवार के बड़े बड़े लोगों से क्या संबंध है, इसकी भी परख होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जहां भी किकबैक है वहां कांग्रेस के नेता हैं या परिवार से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग हैं, और किकबैक देने वाली कंपनियां हैं। तो हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। क्या देश की सुरक्षा के लिए खरीदारी में लूट जरूरी थी क्या? नो डिफेंस डील विदाउट ए लूट, नो डिफेंस डील विदाउट ए किकबैक, एंड नो डिफेंस डील विदाउट सम कांग्रेस लीडर्स बिकमिंग द बेनिफिशियरी। बिना लूट के कोई सुरक्षा की डील नहीं, बिना किकबैक के सुरक्षा के संबंधित कोई खरीदारी नहीं। और इन सबों में कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम आते हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग, और किकबैक मिलता है। ये कहानी है। इसलिए मुझे लगा कि आज विस्तार से बताएं। एजेंसियां अपना काम करेगी, लेकिन देश के सामने यह सच्चाई आनी चाहिए। इसलिए बीजेपी की ओर से आज विषय को विस्तार से रखा गया और कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब देना पड़ेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। और आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की बढ़ती मार के बाद राजधानी में मिनी लॉकडाउन के आसार बन रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें शादी समारोहों में भी लोगों की पहले से संख्या कम कर दी गई है। पहले 200 तक लोग शामिल हो सकते थे, लेकिन अब इसे प्रस्ताव किया गया है 50 तक कर देने का। इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाले बाजार को बंद करने का प्रस्ताव रखा गया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 99 नए केस सामने आए हैं। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि इस वक्त भयानक स्थिति हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब से थोड़ी देर पहले ये बात कही। और हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ आशुतोष मिश्रा करोल बाग से जुड़ रहे हैं और गफ्फार मार्केट से अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशुतोष, इस वक्त जो स्थिति है, आंकड़े लगातार हम बता रहे थे, लेकिन इतनी भयावह स्थिति है कि फिर से लॉकडाउन की बात अब दिल्ली में। ये दरअसल इसलिए भी हुआ कि जैसे ही त्योहारी सीजन शुरू हुआ, बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी। वित्तीय हालत तो भले ठीक होती, लेकिन भीड़ के चलते सबसे बड़ा उल्लंघन होने लगा। लोग मास्क नहीं पहनते थे, जो सामाजिक 2 गज की दूरी थी उसका उल्लंघन होने लगा। और अगर उसी की एक बानगी दिखाएं, एक तस्वीर दिखाएं कि अब तो त्योहारों का जो पीक सीजन था वो बीत गया। हम करोल बाग में हैं और सिर्फ 180 डिग्री पर कैमरा अगर घुमाऊंगा तो आप देखेंगे कि बाजार में चारों ओर इस समय भी, हालांकि वो भीड़ पहले के मुकाबले बेहद कम है, लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सकरी गलियों में, तंग गलियों में, या जहां छोटे मार्केट हैं, जो पारंपरिक तौर पर पुराने मार्केट हैं, वहां पर हालात क्या होंगे। और इसीलिए जैसे ही ये स्काई रॉकेटिंग जिस तरह कहते थे कि आंकड़े एक बार फिर 7,000 8,000 केस जब आने लगे, तब अब सरकार को फिक्र सता रही है कि कहीं ये बाजार अपने आप में कंटेनमेंट जोन न बन जाए। और इसीलिए सबसे पहली रोक लगाई है कि शादियों में या जो दूसरे समारोह होते हैं वहां 200 की बजाय 50 की भीड़ हो, वहां पर रोक लगा दी गई। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा प्रस्ताव ये कि एक पार्शियल लॉकडाउन उन बाजारों में जरूरत पड़ सकती है अगर यहां पर ये नियमों का उल्लंघन लगातार जारी रहता है, लोग मास्क नहीं पहनेंगे, भीड़ ज्यादा होगी, कंटेनमेंट जोन बन जाए। और इसीलिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज रही है दिल्ली सरकार, और उसमें यह अनुमति मांगेगी कि अगर जरूरत पड़े तो इन बाजारों में। आशुतोष, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कुछ कहा था उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। दूसरा, हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा
ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली खत्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाजारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। दरअसल दिल्ली में स्थिति विस्फोटक हो गई है। हम चलते हैं अरविंद ओझा, हमारे संवाददाता जो कि गफ्फार मार्केट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, आप तस्वीरें भी दिखाइए और हमें बताइए फिलहाल वहां पर हकीकत क्या है, क्योंकि गफ्फार मार्केट बेहद कंजेस्टेड मार्केट, वहां पर क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर पाएंगे? क्या लोग मास्क पहन रहे हैं वहां पर आज भी? श्वेता, देखिए हम आपको सीधे तस्वीर ही दिखाते हैं, क्योंकि ये जो तस्वीर है, कैमरामैन रितेश को कहूंगा जरा दिखाएं आपको। ये देखिए गफ्फार मार्केट की सोशल डिस्टेंसिंग की किस कदर धज्जियां उड़ रही है यहाँ पर, ये साफ साफ तस्वीरों में आप देख पा रही है। भारी भीड़ है। देखिए अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि दिवाली के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि जो भीड़ है वो मार्केट्स में कम होगी, लेकिन करोल बाग में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ये देखिए एक तस्वीर, ये देखिए कि किस तरीके से झुंड लगाकर यहाँ पर खरीदारी हो रही है। आप दुकानदार, शॉपकीपर है भाई साहब? शॉपकीपर है। सोशल डिस्टेंसिंग, इतनी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की एकदम कोई पालन वालन हो रहा है? सर हो रहा है, हम तो कहते हैं इनको बोल रहे हैं, वो करते नहीं है लोग। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मार्केट बंद होगा, आपको लगता है मार्केट बंद होना चाहिए? नहीं सर, ऐसा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो सब सोशल डिस्टेंसिंग करके हैं। आप देखिए जरा एक बार, ये डराने वाली तस्वीर है। और आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल चिंतित है? देखिए कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं दिल्ली में, और जो तीसरी लहर है वो चल रही है। लेकिन कैमरा पर्सन रितेश को कहेंगे जरा एक बार पैन करके दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाएं। ये देखिए बेहद डराने वाली ये तस्वीर है करोल बाग के गफ्फार मार्केट की। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन हो ही नहीं रहा है, लेकिन कई ऐसे चेहरे भी आपको दिख जाएंगे जो मास्क नहीं पहने, और भीड़ है वो एक के बाद एक यहाँ पर जुटती चली जा रही है। लोग झुंड। अरविंद बहुत बहुत धन्यवाद, और ये तस्वीरें वाकई डराने वाली है। अरविंद और आशुतोष, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर आप खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तो इसी तरह से कोरोना के मामले बढ़ते रहेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। लव जिहाद के खिलाफ अब शिवराज सरकार ने भी हुंकार भरी है। यूपी की राह पकड़ते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का फैसला किया है। दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने जा रही है। ये कानून अगले विधानसभा सत्र में ही लाया जाएगा। कानून सख्त होगा। लव जिहाद के दोषी को 5 साल की जेल की सजा होगी। केस भी गैर जमानती धाराओं के तहत दर्ज किया जाएगा। डराकर, बहलाकर, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना भी जुर्म होगा। इस मामले में साथ देने वाले भी समान रूप से दोषी होंगे। शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना भी गुनाह माना जाएगा। अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कराने वाले को 1 महीने पहले कलेक्टर दफ्तर में आवेदन देना होगा। बिना आवेदन शादी के लिए धर्म बदलने पर सजा होगी। ये हमारा धर्म स्वातंत्र, मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास
इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। 2 हफ्ते पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही लव जिहाद पर कानून को लेकर हुंकार भर चुके हैं। उन्होंने चेतावनी वाले अंदाज में कहा था कि जो लोग अपनी पहचान छिपाकर लड़कियों के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उनका राम नाम सत्य होगा। चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। और ये लव जिहाद नाम की चीज पर कानून से या वैसे रोक लगाना अब लाजमी हो गया है। आदित्यनाथ जी ने ठीक बात कही है कि इसके लिए कानून लाया जाना चाहिए और इस लव जिहाद को, बच्चियों को बचाने के लिए इसको रोकना आवश्यक है। हरियाणा सरकार भी योगी के फैसले पर हाँ में हाँ मिलाती नजर आई, लेकिन इस राह में अड़चन भी काफी है। अभी तक न तो किसी आईपीसी में लव जिहाद की परिभाषा तय है और न ही इसे लेकर कोई मामला दर्ज है। ऐसे में सवाल ये है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून कैसा होगा, उसका आधार क्या होगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगने के बाद नाम बदलने के मांग भी उठने लगे हैं। बीजेपी महासचिव और कर्नाटक के पूर्व मंत्री सीटी रवि ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी रखा जाए। देश की नामी यूनिवर्सिटी जेएनयू एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। इस बार मामला नाम को लेकर है। जेएनयू यानी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का नाम देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर है, लेकिन करीब 50 साल बाद अब इसका नाम बदलने की मांग उठने लगी है। नाम बदलने की मांग बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने की है। उन्होंने ट्वीट किया, स्वामी विवेकानंद ही थे जिन्होंने भारत का विचार रखा। उनकी सोच और मूल्यों से मजबूत भारत का सपना साकार हुआ। ये सही होगा कि जेएनयू का नाम स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी किया जाए। बीजेपी की मांग पर सियासी घमासान छिड़ गया। भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेइज्जती करना, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की बेइज्जती करना। विवेकानंद बीजेपी के नहीं थे, विवेकानंद पूरे देश के थे, जवाहरलाल भी पूरे देश के थे। भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ बोलती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अकेला राजनीतिक दल है जो अपने पूर्वजों की मुखालफत करता है। विवेकानंद जी भारतीय आध्यात्म के आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है, लेकिन विश्वविद्यालय का नाम बदले जाने के हम विरुद्ध हैं। 5 दिन पहले ही जेएनयू कैंपस में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मूर्ति का अनावरण किया। मेरी कामना है कि जेएनयू में लगी स्वामी जी की ये प्रतिमा सभी को प्रेरित करे, ऊर्जा से भरे। ये प्रतिमा वो साहस दे, करेज दे, जिसे स्वामी विवेकानंद जी प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। जेएनयू का नाम देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में शुमार होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जेएनयू का नाम बार बार विवादों से जुड़ता रहा है। कभी नारों को लेकर विवाद गहराया तो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर। अब नया विवाद नाम बदलने को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिहार के हाजीपुर में छेड़छाड़ पीड़ित की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में ढिलाई कर रही है, इसलिए आरोपी 15 दिन बाद भी फरार है और पीड़ित परिवार को धमकियां दे रहा है। तीस अक्टूबर 2020। का बेटा है? विनय राय का बेटा है। ठीक है। कहला
लगल को यहाँ पे खड़ा रहो कई दिन से कई तरह मार बहुत तरह काहेला कौन खुशी में मारो कुंची कर लिया तू यहाँ पे खड़ा रहो ना तो बोलो कि यहाँ पे खड़ा न रहे फालतू फालतू बात बोलो। हाँ 15 दिन बाद खामोश हो गई पीड़ित। 15 दिन तक झुलसते जख्मों का दर्द सहने के बाद हाजीपुर की पीड़ित दुनिया को अलविदा कह गई। गुनाह यही था कि इसने गांव के दबंगों की गलत हरकतों का विरोध किया था। परिवार के मुताबिक 3 लड़कों ने उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। क्या का बेटा है? विनय राय का। विनय राय का बेटा है, ठीक है। यहाँ पे खड़ा रहो कहला लगल को यहाँ पे खड़ा रहो कई दिन से कई तरह मार बहुत तरह काहेला कौन खुशी में मारो कुंची कर लिया तू यहाँ पे खड़ा रहो ना तो बोलो कि यहाँ पे खड़ा न रहे फालतू फालतू बात बोलो। हाँ तो बोलिए कि यहाँ पे खड़ा न रहे तो कहीं हम खड़ा रहो रोड खरीद लिए। रोड खरीद के है, ठीक है। अब रोड खरीद के तो हम बोले कि रोड खरीद लेते हैं अड्डाबाजी न करे देता। तो बोले कि मारो मारो मटिया तेल इतना को बोतल लिए रहे। हाँ यहाँ पे झल दिल के उस माचिस मार के आ तू लिया कहाँ? यहाँ पर खड़ी रही है उन्ने से लिए। 15 दिन बाद भी सभी आरोपी फरार। घटना के दिन से अस्पताल और पुलिस का चक्कर काट रहे पीड़ित परिवार के सब्र का बांध टूट पड़ा जब बेटी का शव गांव लौटा। वो पीड़ित यहाँ जल गई, अब उसको कोई नहीं पुलिस पुलिस की मौजूदगी में देर रात पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार कराया गया। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन पीड़ित परिवार को अब भी आरोपियों से धमकियां मिल रही हैं। मेरी दीदी के साथ छेड़खानी हो रहा है, मेरी दीदी ने इंतकाल कर गई तो 17 दिनों के बाद पुलिस आया तो वो धमका रहा है हमको कि प्रमोद राय हमको धमका रहा है कि पुलिस आया अब तुमको हम जला दिया, वैसा ही जला दिया जाएगा, अब तुम पे ही किया जाएगा वायरल, अब तुम क्या कर सकती हो, अब हमको धमकाया जाए, अब हम पे पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रहा, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग। अच्छा, जैसे कि जो दीदी के साथ जो घटना किया, क्या उन लोग आप लोग को भी फिर जी धमका रहा है कि अब उसी तरह अब तुमको भी जला दिया जाएगा, अभी क्या हुआ, अभी तो और भी कुछ होगा। उधर आरोपी के घर वालों का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। विवाद दमोह के कारण हम लोग को कोई पता नहीं चल रहा है, हम लोग को खुद चल रहा है कि हमको फंसाया जा रहा है, कौन कारण फंसाया जा रहा है वो भी हकीकत पता नहीं चल रहा है। लेकिन जो बच्चा का नाम लिया जा रहा है वो खुद नहीं है, वहाँ खुद लोग कह रहा है कि वो अपने से आग लगाई। ये वो बच्चा कहा कि एक बार मैं वो आग लगाई, हम खुद मुझाए, वो अपने खुद मुझाया है। पुलिस पर इस मामले में लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद एक एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। संदीप आनंद, हाजीपुर, आज तक। पाकिस्तान पर आतंकी दिल्ली धमाके की साजिश रच रहे हैं तो एलओसी पर पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। एलओसी पर आखिरी गांव में पाकिस्तानी गोलीबारी से तबाही का जो मंजर देखा वो डराने वाला है। देखिए आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हर तरफ तबाही के निशान है। ये देखिए अभी इस वक्त जो है शेलिंग शुरू फिर हो गई है। मलबा बिखरा है, लोग डरे सहमे हैं। पाकिस्तान का एक शेल मेरे सीधा बाथरूम से होते हुए पूरा मतलब यहाँ ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट नहीं हुआ वो और लेकिन नुकसान पूरा करके अंदर इधर बस जिंदा गिर गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे, हमें 4-5 दिन से हम घर से बेघर हैं। पाकिस्तानी गोलाबारी को 4 दिन हो गए, लेकिन एलओसी के इस आखिरी गांव में सन्नाटा पसरा है। डर है कि कहीं फिर मौत का पैगाम लेकर पाकिस्तानी गोला न आ जाए। लोगों की नींद उड़ी हुई है, घर पर गोला जिंदा है, क्या पता कब फट जाए। ये है एलओसी से सटे उरी गांव का आखिरी गांव कमलकोट। 13 तारीख को यहाँ अचानक पाकिस्तानी गोले गिरने लगे। इस गोलाबारी में 3 लोगों की मौत भी हो गई, 4 बुरी तरह जख्मी हो गए। आज तक ने शुक्रवार की पाकिस्तानी हिमाकत का जायजा लिया। एलओसी के इस आखिरी गांव तक गाड़ियां भी नहीं पहुंचती। आज तक की टीम काफी पैदल चलकर यहां तक पहुंची।
कि ये आपको जो मेरा कैमरामैन ये पहाड़ दिखाएगा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण रेखा है। यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जब भी कोई मोर्टार शेल दागा जाता है, सीज फायर की वायलेशन होती है, उसके बाद उसका जवाबी कार्रवाई जो है भारतीय सेना की तरफ से होती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा इलाका जो है देखते ही देखते खाली हो जाता है, लोग फिर सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ चलते हैं। इस घर को देखिए, जहां कभी खुशियां बसती थी वहां अब मलबा बिखरा है। पाकिस्तानी गोले ने घर को तहस नहस कर डाला। शुक्रवार को कमलकोट के इस गांव में अंधाधुंध गोलीबारी हुई सीमा पार से पाकिस्तान से, और इस गांव के 3 लोगों की जान गई, जबकि एक बच्चा जो है उसकी दोनों टांगे जो है उस बमबारी के बीच तबाह हुई है। जो ही किचन में हम घुसे तो पाकिस्तान का एक शेल मेरे सीधा बाथरूम से होते हुए पूरा मतलब यहाँ ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट नहीं हुआ वो, और लेकिन नुकसान पूरा करके अंदर इधर जिंदा गिर गया, फंस गया, और पूरा अंधेरा ही अंधेरा पूरा इस मकान में छा गया। और उसी अंधेरे में मैंने अपनी और अपने बच्चों की, बीवी की जान बचाकर मतलब बाहर निकले। इस मुश्किल घड़ी में सेना के जवान गांव वालों के लिए देवदूत बने हुए हैं। वो गांव में बिखरे जिंदा पाकिस्तानी गोलों को ढूंढ ढूंढ कर निष्क्रिय कर रहे हैं। गांव वालों के टूटे हुए घरों को भी दुरुस्त कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक गोला आया, सीधा वो पाया जाकर लगा, वो देखें आप, वो वहाँ लगाए आप इसको, तो वो लगे हैं, वो डिस्पोजल करने के लिए, वो डिस्पोजल करें। कैमरे में आप दिखा सकते हैं जहाँ पर वो आर्मी के लोग जो हैं, जो आर्मी और सिविल जो जाकर डिस्पोजल कर रहे हैं। कमलकोट अब भी दहशत में है। लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। कुछ तो गांव छोड़ने का मंतक बना चुके हैं, कुछ बंकर बनाने की मांग कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं देता है, हम नीचे माले में रहते हैं, कोई उधर माला, इसमें कोई नहीं आता है। आजकल तो स्कूल बंद है, कल भी ये खाली रखा, हम घरों में उधर मरते रहे। ये स्कूल के साथ में गिरे हैं, यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है सर। वहाँ से भी जब छलंग होती है पूरी बस्ती में गिरती है सर। हमारे भाई 2 बेचारे उधर स्टोर पे थे सर, अचानक गोला लगा उधर ही। 13 नवंबर को पाकिस्तानी हमले का भारत ने इस कदर जवाब दिया कि पाकिस्तान सिहर उठा। लेकिन पाकिस्तान कहाँ मानने वाला है। वो बार बार पिटता है, बार बार मार खाता है, लेकिन अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आता। बीती रात पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा। तंगधार सेक्टर में फिर रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की। कमलकोट गांव LOC से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।